ज़िंदगी के सफ़र में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जहां बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर अहमियत इस बात की है कि उस वक्त पे आप कितनी शिद्दत और ईमानदारी और निष्ठा के साथ आप वो काम करते हैं या लोगों की मदद करते हैं। और ऐसी एक सीख देती है एक वेब सीरीज़ जो मैंने हाल ही में देखी है और जिसकी स्टार कास्ट मेरे साथ है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिखाती है, तो वो कास्ट से बात करते वक्त हम जानेंगे वो क्या है। हमारे साथ हैं बाबिल खान, के मैनन, साथ में शिव रवेल, आर माधवन और दिवेंदु। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक सवाल जो आया मुझे कि फैक्ट्री मैंने जब देखी तो मैंने सोचा ये सही सच्ची फैक्ट्री पे तो जाके शूट नहीं कर सकते, तो ये जो फैक्ट्री है ये बनाना और इसको इस स्केल पे लेके आना, इतनी बड़ी कास्ट, इतने एंगल्स, उन पे फोकस करना एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर और एज एन एक्टर्स उस क्योस में काम करना, सबसे आप शुरू कर सकते हैं। सब बेसिकली ये चालू हुआ था जब जब हमने चूज़ किया ये टॉपिक कहना, तो ये टॉपिक चूज़ किया बहुत इंपॉर्टेंट था फैक्ट्री को कैसे हम व्यूअर्स के सामने ले जाएं। तो पहली चीज़ हमने की गूगल बाबा की जय। यस, गूगल बाबा की जय। पहले हमने फ़ोटोज़ निकाले। माय प्रोडक्शन डिज़ाइनर रजत पुदार एंड माय सिनेमेटोग्राफर रुबाइस एंड मेरे जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स की टीम थी, हमने पहले तो बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले, कोलाज बनाना मुश्किल काम नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे रात के शॉट्स में देख रहा था, वो लगता एकदम शहर है कोई, वो सब शॉट्स कहाँ शूट? एग्जैक्टली सो दैट्स व्हाट मैं आपको वही कह रहा था कि पहले तो हमने सारे फोटोज निकाले कि अच्छा फैक्ट्री ऐसी दिखती है। भोपाल में हमने रेकी करवाई, देखी कि फैक्ट्री एक्चुअली आज के ज़माने में द फैक्ट्री इज मतलब उस पर जंगली घास उग रही है और खंडर बन चुकी है फैक्ट्री, कुछ है नहीं वहाँ। तो हमने बहुत सारे फोटोज़ लिए, बुक्स से वगैरह वगैरह लिए। वी वेंट ऑन ग्राउंड इन भोपाल। हमने पहले तो लोगों से बात की कि फैक्ट्री का नक्शा क्या था, तो हम फैक्ट्री के अंदर गए, हमने देखा कि अच्छा इसका नक्शा कहाँ किया था आप लोगों को जाने के लिए? हमने परमिशन लेके हम अंदर गए थे। वी वेंट राइट ऑल द वे इन, मतलब मी, माय प्रोडक्शन डिजाइनर, सिनेमेटोग्राफर, हम अंदर गए क्योंकि हमें इतना ऑथेंटिक बनाना था। हमने पूरा उसको देखा, उसका हमने नक्शा बनाया, फोटो से मैच करके फिर हमने ये सब जो मटीरियल है अपने विजुअल इफेक्ट्स कंपनी को दिया और उन्होंने फैक्ट्री का एक 3D मॉडल बनाया। फिर हमने सिनेमेटोग्राफी ड्रोन्स लेके वो फैक्ट्री पे शॉट्स लिए, वो वाले फैक्ट्री पे डे में, क्योंकि वहाँ पे नाइट में कैमरा में एक्सपोजर नहीं मिलता, टेक्निकल चीज़ें आपको दिखाई नहीं देता, तो डे शॉट्स हमने लिए। फिर विजुअल इफेक्ट्स कंपनी ने उसको फिर से बनाए, पूरा 3D बनाया भोपाल का 1984 का विथ सारे रेफरेंसेस, और वैसे हमने उसको किया। और फिर उसके लिए अन्य सेट्स बनाए हमने। सबसे बड़ी चीज़ों में भी आपने इंट्रो में बोल रहा था कि ये कहानी है, ह्यूमन स्टोरी है, कैसे आप अपने आप को छोड़ के त्याग की जो भावना है वो सारे कैरेक्टर्स में मुझे नज़र आई। और सबसे अच्छी बात है कि आप जब कोई भी सीरीज़ या फिल्म देखते हैं तो उनमें अच्छा इसमें नेगेटिव शेड है, इसमें ये शेड है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी कि सारे जो कैरेक्टर्स थे उनमें एक सेक्रीफाइस की भावना थी। हल्का फुल्का नेगेटिव शेड एक था, लेकिन वो भी एंड में एक छक्का मार के गया। सो ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसको भोपाल गैस लीक, भोपाल गैस कांड ज़्यादा बोलेंगे, हालांकि वो ऐसा है नहीं, या इसको ह्यूमन स्टोरी बोलेंगे? और किस तरह से जो लेयर्स हैं आपके कैरेक्टर्स की, उनको आपने प्रिपेयर किया, और ये देखते हुए कि हाँ हम अपनी ज़िंदगियों में किस तरह से इन चीज़ों को, जो कहते हैं ना कि इंसान का जो इंसानियत है उसको ज़िंदा रखना, किस तरह से आपने उसको मल्टी लेयर किया अपने कैरेक्टर्स में? आप शुरू मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट एक जन कंपेयर वो करेंगे तो बेटर रहेगा। तो आप बोल जो तो नहीं सर, पहले आप तो हम उस पर चलते हैं जो आप कह रहे थे कि जो रियलिज्म क्रिएट करना है। अगर हम नहीं भी करते, मान लीजिए किसी ने तो देखा नहीं है भोपाल, जो आजकल देखने वाले हैं उनको पता नहीं, और ये नहीं कहीं यहाँ टंकी यहाँ नहीं थी, भाई यहाँ था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इम्पैक्ट से। पर ये हमारे लिए ज़रूरी हो गया था कि उसको रियल बनाए, ताकि हम कन्विंस हो जाएं कि भाई यही माहौल रहा होगा, चाहे वो रेलवे स्टेशन का सेट हो, चाहे वो भोपाल का जो, और उस माहौल को तैयार करने के बाद ही उसमें जो हमें रियलिज्म दिखाई दी, उसके हिसाब से ही हमारा परफॉर्मेंस भी उतना फाइन हुआ। जैसे कि मैं कल बता रहा था कि अगर मुझे एक राजा बन के पेश करना है अपने आप को, तो आप मुझे अगर लंगोट में भेजोगे तो मैं खरी मतलब नियत से राजा बन सकता हूँ, पर अगर मेरा पोशाक भी एक राजा की तरह हो तो फिर उसको निभाने में आसानी हो जाती है। कॉस्ट्यूम आपको अपना हेल्प करती है। हाँ, हर चीज़, मतलब वो टूल्स जो हम यूज़ करते हैं। तो इन्होंने जिस किस्म से हार्डवर्क करके जो रियलिज्म क्रिएट किया है,
उस पे हमको फिर जाके ना हमारी लिए ये जिम्मेदारी हो गई कि भाई इन्होंने जो लिखा है और जो उन्होंने कंसीव किया है इनकी एक्सपेक्टेशन तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चैलेंज लेकर हम आए थे और उस सेट को देखने के बाद तो और भी ज़्यादा दबाव में आ गए थे। दबाव में आ गए जी। के साहब, मेरा दृष्टिकोण ये है कि ये रेलवे कर्मचारियों की बलिदान की कहानी और ये फोकस, जैसे आपने कहा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी है या वो है, मैं ये बोलना चाह रहा था कि लोग इसको भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरह से ना देखें क्योंकि कहानी बहुत उससे ऊपर है। तो वही कहानी का सार है, वही कहानी की आत्मा है, तो उसी को हमने निभाया है। तो संक्षिप्त में वही है, मतलब वो जो लोग अपने उस वक्त उस रात जिन लोगों ने अपने परिवार को पीछे छोड़कर सिर्फ लोगों को बचाने में लगा हुआ था, उनकी कहानी है। राइट। देवेंदु, आप बोल रहे थे, आपने मैडी सर की तरफ। नहीं, मैं एक्चुअली यही कह रहा था कि सर पहले आप बोलो। लेकिन ऑब्वियसली ह्यूमन स्टोरी ज़्यादा है। भोपाल गैस ट्रेजेडी एक बैकड्रॉप की तरह है। यहाँ पे कोई भी ऐसी घटना हो सकती थी, लेकिन कहानी है उन कुछ लोगों की जो कि स्पेसिफिकली इस स्टोरी में जो कि रेलवेज में काम करते हैं और उन्होंने कैसे बलिदान दिया अपनी लाइफ। ये कहानी पता ही नहीं थी लोगों को। बिल्कुल। और इस दृष्टिकोण से नहीं पता थी कि ये लोग, इन लोगों ने भी इतना ज़्यादा इसके लिए काम किया था। तो वो सबसे एक नई बात थी और सबसे ख़ास बात थी इस कहानी के लिए। एंड आई एम ग्लैड, मतलब शिव ने ये चीज़ एक चूज़ करी कि भाई ये दृष्टिकोण शायद हमने कभी नहीं देखा था। इससे पहले मैं आऊँ शिव के ऊपर, मैं बावेल आपसे पूछना चाहता हूँ कि सब महारथी लोग बैठे हुए हैं इधर एज एन एक्टर, जब आप जाते हो और आपको एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है खेलने के लिए, तो ये तो नहीं पूछूंगा मैं नर्वसनेस या क्या, बट इन्होंने फील करने नहीं दिया नर्वसनेस। एज एन एक्टर तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो, बट ऑफ कोर्स आप जब देखते हो यश राज, इतने टैलेंट, मतलब आप द पीपल यू लुक अप टू, ये आपके सामने खड़े होके, तो फैन मोमेंट भी रहता है। फैन मोमेंट तो रहता ही है जिसको आपको छोड़ना पड़ता है, बट फैन मोमेंट से ज़्यादा प्यार एक चीज़। लेकिन इन्होंने मुझे वो इंटिमिडेशन फील करने ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता है द लाइफ जो इन्होंने जो ज़िंदगी जी है और जो एक्सपीरियंसेस जिए, वो इतना अपने इंसानियत पे काम कर चुके हैं कि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि आर्ट में कंपटीशन नहीं होता, आउटशाइनिंग नहीं होता। और वो पूरा एनवायरनमेंट एक ऐसी जगह थी जहाँ सब लोग एक दूसरे का बेस्ट काम, मैं तो भाई सबसे नया था तो मेरा बेस्ट काम निकालने की कोशिश में सब लगे हुए थे। लेकिन मुझे याद है जब पहली बार इन्होंने जैसे ह्यूमन स्टोरी इस सब के बारे में कहा, वो तो उस चीज़ ने तो मुझे आकर्षित किया ही था, बट मेरा एक इंस्टिंक्ट था जब शिव ने स्टोरी नरेट की, मुझे शिव की आंखों में ये दिखा कि ये बंदे में इतना सेल्फ बिलीफ है, क्योंकि इसने मेरा काम नहीं देखा था तब कला रिलीज भी नहीं हुई थी, फिर भी उसने ये नहीं सच यार ये सच बात है और तुझे पता है यार, तुझे यू नो दिस। लेकिन ये मेरी रैगिंग चलती है क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर पर ये रैगिंग हमेशा चलती है। नहीं मतलब बहुत प्यार वाली रैगिंग। आई नो। लेकिन हाँ, तो वो सेल्फ बिलीफ ने मुझे बहुत बहुत मोटिवेट किया। और शिव एक ऐसा बंदा है जिसको समझ आ जाता है कि इस पर्टिकुलर इंसान को कैसे पुश करना है कि वो अपना बेस्ट दे। तो उसको पता था कि मैं किस चीज़ों के थ्रू गुजर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में, वो सब लेकर आया और उसने मुझे दबाव फील करने नहीं दिया। वो उसकी महानता है सर मेरी इसमें। वाह। आप लोग खासतौर से और माधवन साहब, आप दोनों उस वक्त में थे जब ये कांड हुआ था, है ना, और आप लोग पैदा भी नहीं होंगे शायद उस वक्त, तो ऐसे सब्जेक्ट को, और मेरे ख्याल में उस तरह के आप बैकड्रॉप से भी नहीं आते हैं, जैसे छोटे शहर से आप आते हैं तो एक आपको फिर भी पता होता है कि आप क्या बनाने जा रहे हो। आपके लिए कितना मुश्किल था ये सब्जेक्ट को चूज़ करके उस कन्विंस होना और फिर बनाना, और आप लोगों के लिए जिन्होंने देखा था वो यादें आपके जहन में रही होंगी। मेरे ख्याल में दिव्येंदु आप उस वक्त रहे होंगे, छोटे रहे होंगे जब ये। हाँ सर, मतलब कुछ ऐसा आइडिया नहीं था। हाँ। few months जी, या डेज आपसे शुरू करते हैं सर। तो बेसिकली आई फील एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर, आप ये नहीं देख सकते हो कि आप छोटे शहर से हो, आप बड़े शहर से, और आप कौन सी कहानी, क्योंकि आपको कहानी अट्रैक्ट कर रही है, वो कहाँ की कहानी है वो आपको अट्रैक्ट नहीं कर रही है। द स्टोरी इटसेल्फ इज अट्रैक्टिंग यू, एंड एज अ पार्ट ऑफ आवर जॉब
वी हैव टू, हमें उसमें घुस के काम करना पड़ेगा टू मेक इट, टू प्रेजेंट, मेक इट कन्विंसिंग। कभी वो होता है, कभी वो नहीं होता है। तो मैं बॉम्बे से हूँ, पर इसलिए मेरे लिए ऑल द मोर रीज़न है टू अगर हम भोपाल की 1984 की कहानी कह रहे हैं, टू सराउंड माई सेल्फ विथ क्रू, विथ टैलेंट, जो टेक्निकल क्रू जो इस बात को समझे और मेरा जो विजन है मुझे उसमें गाइड करें कि हाँ ये आप जो कर रहे हो ये सही है। फिर ऑन ग्राउंड बहुत रिसर्च करके, भोपाल में जाके चीज़ें देख के, एज अ फिल्म मेकर ये आपके काम के दायरे में है, आपको करना पड़ेगा। आई नो, बट इमोशनली शॉकिंग था आपके लिए, क्योंकि शायद जब आप पैदा हुए होंगे उसके बाद आपने जब फिल्म पे काम करना शुरू किया होगा तो आपने कहा अच्छा ऐसा भी हुआ, इतना सर, बड़ा। अगर 15,000 लोग एक रात में मरेंगे तो वो तो किसी के लिए भी 15,000 से ज़्यादा ये है कि जैसे मैं देख रहा था कमरुद्दीन का जो कैरेक्टर है जी, है ना, वो जिस तरह से जाके जो होता है उनके साथ, लोगों ने नहीं देखी है, मैं भी वो बात ज़्यादा नहीं कर सकता, मगर नहीं कर सकते। हाँ, बट मुझे लगा कि जिस तरह से वो जाके, वो भी एक अलग तरह का सेक्रीफाइस था, है ना, और वो थॉट्स जब मैं देख के मुझे फील हो रही हैं बहुत सारी चीज़ें, वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आपने आई ओपनर होता है ना एक, ऐसा आप लोगों ने फील किया जो खासतौर से यंगस्टर्स हैं? सर 100%, मतलब मैं भी जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी, जब हम रिसर्च कर रहे थे इस पे, हम शॉक हो जाते थे चीज़ें सुन के, और जो हमें लग रहा था कि यार ये चीज़ एक ऑडियंस को, एक व्यूअर को स्टिमुलेट करेगा, वो कहानी हम लेके हमारे स्क्रिप्ट पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते कि यार ये चीज़ दर्शकों को दिखानी चाहिए हमें, क्योंकि इसके वजह से व्यूअर्स इस सिचुएशन का ग्रेविटी समझेंगे, और अगर हमने ये नहीं किया तो वो नहीं समझ पाएंगे। जो शॉक हमें सुन के हो रहा है वो उन्हें भी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन्हें वो महसूस करवाएं। गुड। मेरे को सबसे ज़्यादा शौक इस बात का लगा था कि हमें दुनिया के हर कोने के डिज़ास्टर्स के बारे में, बड़े बड़े डिज़ास्टर्स के बारे में पता है, लेकिन ये यहाँ पर हुआ है और अभी हुआ है, और मेरी जनरेशन को पता ही नहीं, मुझे खुद को नहीं पता था। मैं तो स्टोरी से अट्रैक्ट हुआ था, मैं इस बात से अट्रैक्ट हुआ था कि ये नया नज़रिया आया हीरोइज्म पे कि आम आदमी हीरो बन सकता है। लेकिन जब रिसर्च में मुझे पता चला यार ये अभी हुआ है, हमारे देश में हुआ, ये हमारी जनरेशन को पता नहीं, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। जबकि सोशल मीडिया का ज़माना है और हाँ सब लोग, पर वो है सोशल मीडिया पे भी वही चलता है जो हो रहा है, पीछे की बात कोई नहीं कर रहा है। नहीं देखिए ना, अभी देखिए उस हादसे के बाद जो हमको सबसे बड़ा कांड, हम जैसे उस वक्त मैं 14 साल का था, लेकिन उसके बाद जो हमने देखा जो दुनिया को हिला दिया वो था 9/11, और हमको लगा कि यार ये तो महाकांड हो गया, तो बहुत बड़ा, और हमने पता किया तो पता चला कि 3-4 हज़ार लोग मरे थे, और उस पर 4 पिक्चरें बन चुकी हैं, 8 सीरियल बन चुकी, दुनिया भर की डॉक्यूमेंट्री, और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फलाना ढिमकाना, वॉर ही शुरू हो गया उसके बाद। और फिर हमने देखा कि जापानीज सुनामी हुआ है भाई, और उसमें इतने 18,000 लोग मर गए। पर जब हमने ये फिल्म, ये वापस माफ कीजिएगा, 4 एपिसोड वाली वेब सीरीज जो हमने 4 एपिसोड वाली फिल्म की ऐसे बोल दीजिए, फिल्म से तो बड़ी है देखने में वैसे भी, तब मुझे एहसास हुआ कि यार 18-20 हज़ार लोग एक क्षण में गायब हो गए एक शहर से। और हमको कोविड का हमें दर्द पता है, कि हमें पता तो था कि क्या है ये बीमारी है, ये कोविड है, कोविड-19 है, इससे बचने के लिए मास्क पहन लो, बाहर जाओ तो सबसे मिलो मत, खांसेंगे तो दूर रहना, हाथ में आके घर आके हाथ साफ कर। लेकिन ये जो था ना, इसका कोई इलाज ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि पूरे माहौल में जहर फैला हुआ है जी। तो जो आपका पहला सवाल था वो ये था कि ये हादसा हुआ है, उस वक्त ट्रेनें चालू थी, उस वक्त कुछ लोग थे जो भोपाल के रेलवे स्टेशन में ये जानने के बावजूद कि भाई ये जहर फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, वहाँ पे उस स्टेशन को चला रहे थे। और कुछ लोग थे जो बेवकूफ़ की तरह भोपाल की ओर बढ़ रहे थे लोगों को बचाने के लिए। ये सब हमारे देश में हुआ है। मतलब सोचिए कि अगर ये होता कोई और देश में तो कितनी सारी फिल्में बन गई होती अभी तक कि यार भोपाल के इस कांड पे फिल्में बनी हैं। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बनी तो हैं, पर वो एक कोई भी प्रोड्यूसर के पास आप ये कहानी लेके जाइए, वो बोलेगा भाई इसमें हीरो कौन है, क्या है, इसमें इतना खर्च करें। पर यशराज की हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी, इस बंदे की हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी कि इसने पहला अपना प्रोजेक्ट चुना कि ये हम बनाएंगे, एक ऐसी बात को लेकर जो इसके पैदा होने से पहले हुई। और यशराज जैसे अगर टीम इस पे खर्च करना चाहती है, और मैं वाकई में कह रहा हूँ कि इसके लिए खर्च करना ज़रूरी है, क्योंकि ये इतनी बड़ी पैमाने पे हुआ ये डिज़ास्टर,
हमें ट्रेन्स दिखाने हैं, हमें रेलवे मैन की जो बहादुरी है उसे दिखाना था, हमें इंजन दिखानी है, हमें वो प्लेटफॉर्म दिखाना है, इतने सारे लोग वो सब। तो एक कन्विक्शन होता है, और ऐसा नहीं कि हमको पता है कि हमने इसको बेच दिया, अब इतने पैसे में हम इतना कमा लेंगे और इसको बना लेते हैं। जिस वक्त ये बनी थी उस वक्त तो हमने इसको बेचा भी नहीं था जी। तो इस हिम्मत की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप पूछेंगे कि इसका मकसद क्या है, तो मैं कह दूँ कि अगर इसको देखने के बाद हम जानते हैं कि तकनीकी और साइंस इतना बढ़ रहा है कि हर एक की जिम्मेदारी, लोगों को अपना जो जिम्मेदारी है हाँ। वो ड्यू प्रोसेस पे ना वो ध्यान नहीं देते हैं। किसी की छोटी सी गलती कि भाई मैंने पाइप पूरा नहीं बंद किया, हल्का ही बंद किया, बंद तो क्या था, वो तो कह के चला जाएगा, पता चला कि इतने लोगों की जानें चले गई जी। वो प्लेन का जो मैकेनिक है वो नहीं कह सकता कि मैंने पूरा टाइट नहीं किया था, टाइट तो किया था यार, तू चेक कर ले, क्योंकि पता चला हवाई जहाज गिर गए। तो ये अगर हम इस चीज़ को रोक सकें, अगर हम लोगों को एहसास दिला सकें कि भाई तू जितना भी छोटा काम कर रहा है उस पर कई लोगों की जिंदगियां मतलब उसके भरोसे हैं, और अगर वो एक भी हम डिज़ास्टर को मतलब होने से रोक दें तो मुझे लगेगा कि ये सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट है। जी, कहीं ना कहीं ये कहानी पेशेंस की भी कहानी है के साहब। पेशेंस जिस तरह का दिखाया गया फिल्म में, आज के दौर में आपको लगता है यंगस्टर्स में वो पेशेंस नहीं रहा है? नहीं, मैं यंगस्टर्स को इस तरह से नहीं देखता हूँ आजकल। ये अलग बात है कि उनकी परिस्थिति अलग है, इंस्टेंट वाली ज़िंदगी है। तो हम लोग उसका निष्कर्ष ये निकाल लेते कि इनके पास शायद पेशेंस ना हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति अगर आई उनके सामने, मैं कह सकता हूँ कि एटलीस्ट भारतवर्ष में तो होगा जी पेशेंस, यंगस्टर्स में भी। ये इतना ही है कि अभी वो सुविधाजनक ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इसलिए उस प्रकार की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो ज़रूरी नहीं कि हम उसको एक्स्ट्रापोलेट करके हम उनके किरदार पे कोई लांछन लगाए। मेरे ख्याल से वो यंगस्टर्स के पास भी वो क्षमता है कि वो पेशेंस का इस्तेमाल करें। सिर्फ इतना है कि वो परिस्थितियाँ नहीं आती हैं आजकल थोड़ी सी। खासतौर से इस परिस्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है आज की डेट में हमारे हाथ में ये है, फ़ोन है, और हर चीज़ पे हम बहुत जल्दी राय भी बनाते हैं, हर राय तोड़ते भी हैं। और मेरे ख्याल में उस वक्त पे जब ये सब चीज़ें नहीं थी, पेशेंस लेवल लोगों का था, क्योंकि हर चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती थी। अभी आसानी में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछता हूँ, आप लोगों का भी जो कैरेक्टर का पेशेंस है कि लड़ते जाना है। एक शख्स जो कुछ ने करने कुछ और आया था वो भी लड़ गया और बाद में कुछ और कर गया, तो उस टाइप का जो पेशेंस है वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं। लेकिन सर ये तो एक सच्चाई है कि माना कि पेशेंस नहीं है, हमारी ज़िंदगी एक तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे, अब जब कोरोना वायरस जब फैला था, लेकिन उसमें आप देखिए सारे मतलब यंग ओल्ड जो भी हों वो सब एक साथ मिलके खड़े हो गए थे, एंड देयर वर यंग डॉक्टर्स, यंग वर्कर्स, एवरीवन वाज विद ईच अदर, सबने हाथ से हाथ पकड़। तो ये भी एक सच्चाई है कि हाँ, एक इंस्टा से ही शुरू होती है हमारी ज़िंदगी, सब कुछ इंस्टेंट होता है उसमें, लेकिन पेशेंस के शायद मायने बदल गए हैं। टाइम और परिस्थिति के ऊपर निर्भर अलग तरीके से परसीव होता है हर जनरेशन में, वो टाइम परसीव होना एक अलग तरीके से शुरू हो गया। क्योंकि हमारे ज़माने में क्योंकि सुविधाएं नहीं थी तो हमको और कोई चारा ही नहीं था पेशेंट होने के अलावा, है ना। तो वो वही कह रहा हूँ, मजबूरी ट्रेनिंग थी वो हमारी। हाँ, तो बट अभी भी देखो, जैसे इन्होंने कहा कि कोविड का एग्जाम्पल लिया, पेशेंस दिखाया लोगों ने, सारे वो सुदृढ़ जो उनका नेचर है, उनका जो वो दिखाया, चाहे वो यंगस्टर हो या बूढ़े हो, जो भी हो। एंड टेक्नोलॉजी कितनी काम आई कि आप फ़ोन पे बैठे एक दूसरे को बता सकते हैं कि भाई वहाँ पे एक चीज़ पहुँचा दो, तू उधर चला जा, उसको मदद की ज़रूरत है, तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। एज अ सोसाइटी हम उसके साथ क्या करते हैं वो तो हमेशा क्वेश्चनेबल और डिबेटेबल होता ही होता है जी। लेकिन है कुछ चीज़ें हैं जो कि रेयोफोब भी है जी। लेकिन जिस पेशेंट, ईमानदारी और वो त्याग की और निष्ठा की जो एक फीलिंग है आपके दोनों के कैरेक्टर्स में, मैं पूछना चाहूँगा, आम जिंदगी में अगर आप अपने किरदारों से इसको, अपने कैरेक्टर से आप इसको, या अपनी पर्सनालिटी के साथ आप इसको कंपेयर करें, तो आप क्या बोलेंगे अपने बारे में? आप कितने अलग हैं? मैं नहीं जानता, मैं सीरियसली, मैं ठीक है, मेरी आप बताइए, इनके बारे में आपने टाइम गुजारा, आप इनके बारे में बताइए। अब ये कैसे जानेंगे कि मैं अपनी जान उसमें डालूंगा कि नहीं? सिचुएशन वो कैसे? नॉट दैट वे, एग्जैक्टली दैट वे मैं पूछ रहा हूँ, बट आई एम सेइंग कि पर्सनालिटी नहीं, इतना परिपक्व है मेरा दिमाग कि मैं कुछ चीज़ों को झेल लेता हूँ, कुछ चीज़ों पे अमल करता हूँ। उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है वो अलग बात है, बट इतना है, इतनी क्षमता तो है मेरे अंदर कि मैं काफ़ी चीज़ों को झेल सकता हूँ, इतना मैं जानता हूँ। क्योंकि मुझे उसका जब मैं विश्लेषण करने भी बैठता हूँ तो मुझे तुच्छ लगता है अगर मैं ज़्यादा कुछ रिएक्ट करूँ उस बात पे जी। तो उतनी क्षमता तो है। अब उसके परे अगर कुछ गया
तो फिर शायद मैं अलग तांडव करूँ, अलग बात है, बट उसके परे नहीं जाना चाहिए और नहीं है। जी, विश्लेषण की बात की मैं आऊँगा, मैं ये सर आप बताइए। देखिए ये किरदार और ये कहानी तो लिखी गई है कहानी के तौर पे, पर जहाँ तक आप मुझे पूछोगे कि अगर मेरे किरदार से मैं कितना रिलेट करता हूँ, मैं इतना अपने बारे में जानता हूँ कि मैं अगर कुछ भी करता हूँ तो उसका परिणाम ऐसा नहीं हो सकता कि उसके परिणाम की वजह से मैं अपने वजूद के साथ ना जी पाऊँ। ये मेरे लिए ज़रूरी है कि जो मैंने निर्णय लिया हो या जो भी मैंने कार्रवाई की है उसके साथ मैं बगैर गिल्टी फील किए जी पाऊँ। क्या वो हीरो बनता है, क्या वो एक अच्छे इंसान को डिफाइन करता है, उसके बारे में मुझे नहीं पता, पर इतना ज़रूर पता है कि जो भी डिसीजन लूँगा मैं उसके साथ रहता हूँ और मैं अपने आप को गिल्टी फील करने की मतलब मौका या सिचुएशन आने नहीं दूंगा। जी, बतौर एक्टर अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप सब डायरेक्टर साहब के पास बाद में आऊँगा मैं, बतौर एक्टर आप ये जो आपने बात की कि गिल्टी फील करने की, या बतौर एक्टर जो इस इंडस्ट्री के जो अपने नॉर्म्स हैं उससे आप कितना लड़ पाते हैं बतौर इंसान, जो एक कहते हैं ना ह्यूमैनिटी आपके अंदर है, और हमें यहाँ पे आके ह्यूमैनिटी बहुत सारे हमने लोगों में देखा है छोड़नी पड़ती है। सो उस ह्यूमैनिटी को कायम रखने के लिए, करप्ट ना होने के लिए क्या आप उपाय कर पाते हैं? प्रोफेशन के प्रति प्यार, जी, प्यार अगर हो और तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि आपकी नज़र उसके बाहर नहीं जाती। तो ऐसा तो हमेशा होता है ना, मतलब टिप्पणियाँ आती हैं, क्रिटिसिज्म्स आते हैं, वो उस पर अगर ध्यान दिया आपने तो फिर तो आपका बेड़ा ख़त्म। तो ज़रूरी है कि आप जो भी कर रहे हो उसके साथ आपका एक लगाव हो और उसके साथ एक ऐसा बॉन्ड बन जाए कि बाकी चीज़ें थोड़ी सी फीकी लगने लगे, और वही एक तरीका है। अगर आप यहाँ वहाँ करने लगे तो फिर तो आप दोनों से पूछना चाहूँगा, कंपैरेटिवली आप दोनों यंग हैं, आप इस चीज़ के साथ कैसे कह रहे हैं इसको, किस तरह से इसको हैंडल कर रहे हैं? ये जो क्रिटिसिज्म है या फिर आपकी तारीफ है, या जो बॉलीवुड का क्या, मैं हिंदी सिनेमा का करप्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ, खुद को करप्ट होना बचाने से, करप्ट होने का मतलब ये है कि अच्छा ये चलता है तो मैं ये करूँगा, अच्छा वैसे मेरे लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि एक बेसिक जो बॉन्ड के साथ शुरुआत हुई थी जी मेरी एज एन आर्टिस्ट, एज ए ह्यूमन, वो बॉन्ड एक बेसिक सी थी कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ और इसको मुझे करना ही अच्छा लगता है, इसको एज अ करियर परस्यू करना चाहता हूँ, वो मैं आज कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। एवरी डे आई गो टू द सेट, आई फील वेरी हैप्पी, और मैं फॉर्चुनेट समझता हूँ अपने आप को कि मैं करना चाहता था और मैं कर पा रहा हूँ एक सर्टेन कैपेसिटी में। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर दिन बहुत खुशनुमा दिन होता है, कई बार चीज़ें नहीं पसंद आ रही होती, आपको हो रही होती हैं, लेकिन वो हर प्रोफेशन के साथ होता है, वो सिर्फ हमारे साथ ही नहीं होता है। बट टू स्टिक टू दैट बेसिक कोर वैल्यू, वो मेरे को बहुत एक ड्राइविंग फोर्स है मेरे लिए। टू चाहे जो भी हो रहा हो मेरे आसपास, वो सब स्लो शटर स्पीड में हो जाता है, लेकिन मुझको अपना राह दिखती है और मैं इंजॉय करने की कोशिश करता हूँ हर दिन को। जी सर। भाई साहब, संक्षेप में कहूँ तो मैं सबकी सुनता हूँ और खुद की करता हूँ। क्योंकि क्या है कि इतना डाटा अगर आपको दिया जाए और इतने अगर पिवटल पॉइंट्स आपके लाइफ में हों, तो फिर एक मार्क देखना ही बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। जी। तो जैसे इन्होंने कहा, जैसे कि अगर मैं जा रहा हूँ और मुझे रोल करना है और ये मेरा किरदार है, तो बाकी सब कुछ भूल भाल कर वो किरदार को किस तरह निभाएं ताकि मैं कभी यह ना सोचूं कि यार तूने 100% नहीं दिया। उसमें ही मेरा 90% और 100% जो इशू सॉल्व हो जाता है। कभी कभार हाँ लगता ज़रूर है कि यार ये तो मेरे साथ शुरू किया था इसने और ये देखो कितना बड़ा बन गया, या ये देखो इन्होंने मेरे बाद में शुरू किया और ये देखो इन्होंने कितना अच्छा नाम कमा लिया। पर मुझे लगता है वो थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होना चाहिए, बिकॉज मैं उनको नीचे नहीं गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने आप को पूरी पोटेंशियल तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उसको उस हथियार की तरह यूज़ कर लेता हूँ। जी, आपने तो शुरुआत की है तो आप बताइए। आप तो बहुत ज़्यादा इंस्टा और सोशल मीडिया पे कहाँ सर, मैं तो डालता हूँ, कभी गिटार बजाते हैं, अभी आप कभी गाना गाते हैं। वो सर आप देखो ना, मेरे पोस्ट भी आप देखोगे तो आपको नजर आएगा। मैं ऐसा एक चीज़ में बहुत लकी हूँ कि मेरा बचपन से फ़ोन के साथ रिश्ता रहा ही नहीं है। अच्छा। मैं फ़ोन से बहुत दूर रहता हूँ। मैं इंस्टा, मुझे मतलब जितनी ज़रूरत है उतना मैं करता हूँ,
और अब मैं पहले मुझे ये बहुत ओवरवेलम करने लगा था, ये वैलिडेशन और ये क्रिटिसिज्म, ये जो अब मुझे समझ आ गया है कि वो एक माध्यम है कुछ चीज़ों तक पहुंचने का। मैं उतना करता हूँ, फ़ोन को साइड में रख देता हूँ और मैं जैसे दिव्येंदु भाई ने बहुत सही कहा कि एक आपकी प्रायोरिटी होती है स्टार्टिंग में। श्री दिव्येंदु भाई ने बहुत सही कहा कि आपकी एक प्रायोरिटी होती है। अगर आपकी प्रायोरिटी सच में आर्ट है तो वो खुद ब खुद आप अपनी इंसानियत को तराशने लगते हो, और जब आप वो करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको रास्ते दिख जाते हैं। राइट। और फिर आपका डिसीजन होता है आपको उस रास्ते पे चलना है, आपको भटकते रहना है। बट मैं आपसे लास्ट चीज़ ये पूछना चाहूँगा के साहब, माधवन साहब, दिव्येंदु, कि ये ना जो आजकल चल गया है और आप जिस दौर से आप आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, मगर जितनी लंबी पारी आप लोगों ने खेली है, एक वक्त था इसके बिना और एक वक्त ये है इसके बिना। अब ये ऐसी चीज़ नहीं हो गई है कि जहाँ प्रमोशन का मसला है या और चीज़ें, इसके बिना जी भी नहीं सकते और इसको ज़्यादा लगा भी नहीं सकते दिल से। बिल्कुल सही कहा आपने, टेक्नोलॉजी वाली बात है। हाँ सर इस पे लोग रेलवे मैन देख सकते हैं। That's the point. नहीं, टेक्नोलॉजी का एक ये है कि वो दूधारी तलवार है जी, तो वो आप किस तरह से उस तलवार को इस्तेमाल करते हैं उस पर निर्भर करता है। आपके ऊपर कई बार ऐसा होता है कि आप उठाते हैं कि यार इसका मुझे जवाब देना है? नहीं, कभी नहीं। मैं इनफैक्ट उतना ध्यान, वही मैंने कह रहा हूँ ना, वो राह पकड़ दो अकेला चला चल जो भी है वो मैं करता हूँ। मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ उस चीज़ को, तो ज़्यादातर उसको मैं लैंडलाइन की तरह भी इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे मैं उसको एक वक्त पे उठा के मैं देखता हूँ कितने क्या मैसेजेस हैं, क्या हैं, वो सबको एक साथ में फिर वो करके मैसेज करके फिर रख देता हूँ उसको जी। हाँ, तो सोशल मीडिया पे भी उतना कुछ प्रेजेंस नहीं है, तो वो थोड़ा सा आपको वो करना पड़ता है अगर आपकी रुचि कहीं और हो तो। एंड जैसा इन्होंने कहा कि वैलिडेशन, अगर आप हमेशा आप सोचते हो कि वैलिडेशन चाहिए, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तब आपकी नज़र गेंद से हट के बाउंड्री की तरफ होते हैं, आप भूल जाते हो। आप तो अभिनय कर रहे हैं, मैं तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोगों को भी हमने आपको पुश करना पड़ता है ये करने के लिए। नहीं, आपके व्यवसाय में काम आता है ना ये? नहीं, काम देखने के लिए आता है, बट क्या तुम जैसे ये तो ना कि इतने फॉलोअर्स, इतना ये बढ़ाओ कम हाँ, करो। वही मैं कह रहा हूँ, दूधारी तलवार है वो। अगर वो टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल करते हो आप, तो बहुत फायदेमंद है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। नहीं, बट जितने बुजुर्ग हम हो चुके, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की नहीं कर रहा, खुद को पुश करना पड़ता है, तो आप लोगों की मुश्किल होती है यार अब ये भी करना पड़ेगा। मेरे लिए वो करना पड़ेगा वाली बात नहीं है, मेरे को अच्छा ये करना पड़ेगा ये मैं बड़ा इंथुजियाज्म के साथ करता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा एडिक्टेड हूँ इस चीज़ को लेकर। और ये जो मेरी जिज्ञासा है, जो मेरी मल्टीटास्किंग एबिलिटी है, उसको ये मतलब एक मुकाम देता है। और मुझे हमेशा लगता है कि मैं एक कदम आगे तो रहूँ, कहीं अगर कोई बातें हो रही हैं और मैं इन लोगों से सीखना चाहता हूँ, लोगों से सीखना चाहता हूँ। जैसे हमने कल एक इवेंट किया था दिल्ली में, लोफाई, तो ऐसी चीज़ें सीखने को मिली कि यार इमीडिएटली घर जाओ, उस पर रिसर्च करो। भाई साहब, हम दिल्ली से आए हैं और मैं कहता हूँ तजुर्बा ही कुछ अलग था। आखिर में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुबह सुबह उठो, खिड़की खोलो और बाहर में चिड़िया को जो है खांसते हुए सुनो, वो उसका अनुभव ही कुछ और है, चिड़िया को खांसते हुए वही तो कह रहा हूँ। कविता हो बट इट्स गुड फन एंड मैं कह रहा हूँ कि मैं तो आई एक्सप्लॉइट इट एज मच एज पॉसिबल। कभी कभी लगता है कि उठा के फेंक दो उसको, और फेंक भी देता हूँ, पर वापस मना लेता हूँ। शिव, आखिरी सवाल, 4 एपिसोड्स के वेब सीरीज पूरा मतलब एक लंबा 8 या 10 क्यों नहीं बनाया? सर कहानी उतनी थी, कहानी हमारे पास थी फॉर वेब सीरीज में तो आजकल एक कैरेक्टर का एक पैरेलल बन जाए तो बन सकती थी यार 8-10 भी। सर वो नियत की बात है, सही वो वैसे भी सर दिख जाती है, वो वाली वेब सीरीज इनका यही नियत था कि खींचा जा रहा है, दिख जाता है। वी कुड हैव मेड 8 एपिसोड्स 12 एपिसोड्स हम बना सकते थे, बजट बढ़ जाता, पैसे और मिलते, पर वो इंटेंशन था ही नहीं। इंटेंशन वाज ये कहानी है, इस कहानी को जूस करना है, इस कहानी को परफेक्टली कहना है, इसलिए 4 एपिसोड्स है, टाइट है, रिविटिंग है, इसलिए। और जो शब्द आपने शुरुआत में कहा ना इस इंटरव्यू में, शिद्दत, ईमानदारी, उससे सबसे बड़ी बात तो शिद्दत। ये प्रोजेक्ट का जो अगर हम एक शब्द में कहें तो शिद्दत ही है। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि जो मैं बोल रहा था जी, जो मुझे लगा जी, वो सही लगा और आपको लग रहा है जो आप बात पहुंचाना चाह रहे थे वो मुझ तक पहुंच गई या ऑडियंस तक पहुंच गई? जी बिल्कुल, क्योंकि आपको लगा कि ह्यूमन स्टोरी है और ह्यूमन कंपैशन के बारे में, रेजिलियंस के बारे में, उनके स्पिरिट के बारे में, करेज के बारे में कहानी का लेंस ये है। और हम यही पॉइंट की अगर इंडिया के वन ऑफ द डार्केस्ट नाइट्स इन इंडियन हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें और उसके थ्रू हम उसको एक होप के नज़रिए से देखें, यही सबसे बड़ी बात थी हमारे लिए।
ये इंस्पिरेशन थी कहानी की। ओके, मैं जब देख रहा था तो मुझे एक जगह लगा कि वो ये जो इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन था उनका, वो ये क्यों आ रहा है, फिर बाद में मुझे समझ में आया कि अच्छा ये क्यों आया है। खैर वो लोग देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द वेब सीरीज। थैंक यू सो मच।